साथियों, इस वीडियो में हम लोग 18 मई 2026 का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग लास्ट डे के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि 17 मई के करंट अफेयर को फटाफट पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, काल भैरव का निर्माण यूरोप के किस देश में किया जाएगा? उत्तर हमारा पुर्तगाल। पुर्तगाल में काल भैरव नाम से हमारा ड्रोन यूनिट है, एआई ड्रोन यूनिट है, उसका निर्माण होगा साथियों। दूसरा प्रश्न था, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की आगामी पुस्तक का नाम क्या है? तो अपनापन ये पुस्तक है। मोदी जी से जो उनका संबंध था, राजनीतिक संबंध था, उसी पर शिवराज सिंह चौहान ने एक पुस्तक लिखी है। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित किया जाएगा? तो उत्तर थुथुकुडी तमिलनाडु में। थुथुकुडी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चौथा प्रश्न था, हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती करने के लिए अदरक मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो हमारे पूर्वोत्तर के मिजोरम में अदरक मिशन लॉन्च किया गया, मिशन जिंजर लॉन्च किया गया। पांचवा प्रश्न था, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो सह मालिक बने हैं साथियों राहुल द्रविड़ साहब। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर ए न्यूयॉर्क में। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 15 मई को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सहदेव यादव जी को। नवा प्रश्न था, हाल ही में भारत ने किस पहल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारतीय जहाज और कार्गो व्हील्स को युद्ध जोखिम बीमा सुरक्षा देना? तो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न था, मई 2026 में केंद्र सरकार ने सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी? तो उत्तर सी 37,500 करोड़ रुपए की। ये था साथियों लास्ट डे के करंट अफेयर। अब पढ़ते हैं 18 मई के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नामित हुआ, इसका सदस्य कब बना? तो साथियों हमारा भारत 2013 में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, इसमें 2013 में सदस्य बना था। अभी हमारे भारत को 2 वर्ष के लिए चेयरमैन बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया है। देखिएगा, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड में 2 वर्ष के लिए 2026 से लेकर 2028 2 वर्ष के लिए हमारे भारत अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा भारत शामिल हुआ था 2013 में। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड में हमारा भारत 2013 में शामिल हुआ था, सदस्य बना था। अभी 2 वर्ष के लिए हमारा भारत चेयरमैन हो गया है। भारत को 2026-28 के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। यह फैसला अभी जापान के टोक्यो में हुए इस बैठक में लिया गया। यानी कि अगर पूछा जाएगा इसका सम्मेलन बैठक कहाँ हुआ है, इसका सम्मेलन बैठक कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का बैठक कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ साथियों। जापान में कहां पर? तो उसकी राजधानी टोक्यो में हुआ है और हमारे भारत को 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला प्रश्न दूसरा, भारत किस देश से गुजरात तक सब सी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ कर रहा है? उत्तर होगा हमारा ए ओमान। ओमान देश साथियों मिडिल ईस्ट कंट्री देश है, अरब देश है ओमान, जिसकी राजधानी मस्कट है। ओमान से लेकर के गुजरात तक अंडरग्राउंड समुद्र के अंदर साथियों गैस पाइपलाइन बिछाया जाएगा। वर्तमान में दौर देख ही रहे हैं कि हार्मुज स्ट्रेट से या समुद्री, अगर कोई 2 या 2 से अधिक देशों से युद्ध होने लग रहा है तो समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और ये हमारे भारत के साथियों, हमारे या फिर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है अगर, तो उसके लिए आधार स्तंभ होता है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी। ये हमारी दिक्कतें हो रही थी, इसी चीज के लिए हमारे भारत सरकार ने गुजरात से ओमान तक गैस पाइपलाइन समुद्र के अंदर बिछाने की योजना रखी। देखिए, इंडिया प्लान्स कितने का? 40,000 करोड़ रुपए का सब सी गैस पाइपलाइन फ्रॉम ओमान टू गुजरात। ओमान देश से समुद्र के अंदर डायरेक्ट हमारे भारत के गुजरात तक पाइपलाइन बिछाया जाएगा। जिससे क्या होगा? देखिएगा, भारत ओमान से गुजरात तक ऐसी गैस पाइपलाइन बनाना चाहता है जो समुद्र के नीचे सीधे भारत से आए, ताकि भविष्य में युद्ध या संकट होने पर भी हमारे भारत को गैस की आपूर्ति हो सके, गैस की आपूर्ति बाधित न हो। इस चीज के लिए किससे हुआ है? ओमान से। तो ओमान का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, ओमान देश है, इसकी राजधानी साथियों, इसकी राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है रियाल। और रियाल साथियों जो है बहुत महंगी मुद्रा में आती है। जैसे अगर दुनिया का सबसे महंगा मुद्रा पूछा जाए तो आप उत्तर करेंगे कुवैती दिनार। कुवैत का जो दिनार होता है वो, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। दुनिया का सबसे महंगा जो करेंसी है वो दिनार है। उसके बाद साथियों ओमानी रियाल है। यह दुनिया की सबसे महंगी मुद्राओं में से एक है। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तो अरेबिक, अरबी यहाँ की लैंग्वेज है। और पूरा एब्सोल्यूट मोनार्की है, पूर्ण राजशाही व्यवस्था, राजतंत्र वाला देश है। वर्तमान में सुल्तान यहाँ के कौन है? सुल्तान है हैथम बिन तारिक अल सईद। हैथम बिन तारिक अल सईद, ओमान के बारे में था ये बात। तीसरा प्रश्न, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहां विकसित करने की मंजूरी दी है? उत्तर हमारा होगा ए गुजरात।
गुजरात में साथियों पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। गुजरात में किया जाएगा। देखिए, सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन, सरखेज से लेकर के धोलेरा तक चलेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इससे आपको याद आना चाहिए साथियों कि हमारे भारत में इससे पहले भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल चुकी है, जिसे कहते हैं नमो भारत। नमो भारत बहुत एग्जाम में आ चुका है साथियों, आगे भी इसका संभावना है। RRTS इसे ही कहा जाता है, RRTS। या साथियों RRTS को ही नमो भारत कहा जाता है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, यह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को जोड़ता है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, यह पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर, मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, तो यूपी स्पेशल में खास तौर पर याद रखिएगा। लेकिन ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये साथियों स्वदेशी मॉडल पर होगा। ये हमारा क्या होगा, ये स्वदेशी मॉडल पर होगा, देसी मॉडल पर होगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बनाने की मंजूरी गुजरात में हुई है। यह भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होगा। सेमी इसलिए लिखा गया साथियों क्योंकि अगर ये हाई स्पीड हो जाएगा तो इसे बुलेट ट्रेन का दर्जा दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन भी हमारे भारत में प्रस्तावित है। गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई हमारे भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। अभी संभावित प्रोजेक्ट साथियों अभी अंडर प्रोसेस में है। ये क्या है, ये आधा बुलेट ट्रेन समझिए इसको, सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इसमें भी पहला जो है मेरठ से गाजियाबाद तक चल रही है और ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड है। तीनों लेवल आप ध्यान रख रहिएगा। कहाँ चल रही है, ये अहमदाबाद से ढोलेरा तक निर्माणाधीन है। ढोलेरा क्या है साथियों, ढोलेरा जो है एक स्मार्ट सिटी है। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत का स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा साथियों, ढोलेरा सिटी। इसी तरह से गुजरात में गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टिक्स। ये फाइनेंशियल इंटरनेशनल सिटी है साथियों। ये इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसके हेडक्वार्टर के लिए स्मार्ट सिटी बनाया गया, गिफ्ट सिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। पश्चिम बंगाल समेत टोटल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने और अभी हाल ही में विधानसभा के जो सदस्य थे, नाम है इनका रथेंद्र बोस साहब को विधानसभा के सदस्य थे, अभी इनको विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बना दिया गया। विधानसभा के स्पीकर हो गए हैं रथेंद्र बोस। कहां पर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल विधानसभा के रथेंद्र बोस जी स्पीकर बन गए हैं। देखिएगा इनकी तस्वीर को, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, रथेंद्र बोस पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। वे उत्तर बंगाल से इस पद तक पहुंचने वाले पहले विधायक हैं। वे कूच बिहार दक्षिणी सीट से विधायक हैं। कहां से विधायक है, कूच बिहार दक्षिणी सीट है विधानसभा का, वहां से हैं। पश्चिम बंगाल में साथियों, पश्चिम बंगाल का कुछ स्ट्रेटेजी के ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और हमारे भारत के अंग्रेजों के जमाने में राजधानी भी कोलकाता थी। जितना भी हमारे भारत में जो कैपिटल वगैरह हो गया साथियों, या सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो सब पहले कोलकाता में स्थित था, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में राजधानी कोलकाता ही थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत की पूर्व में राजधानी नई दिल्ली से पहले क्या थी, तो कोलकाता। हमारे भारत का RBI कहाँ स्थित था साथियों, तो कोलकाता में स्थित था। हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट पहला कहाँ स्थित था, तो कोलकाता में स्थित था। कोलकाता किस नदी किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी कलकत्ता में साथियों। इसी तरह से मिलता जुलता एक हुबली शहर है, हुबली, इसको भी यही बता दे रहे हैं क्योंकि परीक्षा में ये सब कंफ्यूजन खूब करते हैं और हम जानते हैं कि क्या कंफ्यूजन होता है। हुबली साथियों कर्नाटक में एक शहर है हुबली, जो पूरे भारत का सबसे लंबा, पूरे भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये हुबली शहर है। और ये हुगली नदी है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता साथियों हुगली नदी के किनारे है। कलकत्ता एक बंदरगाह है, लेकिन नदी बंदरगाह है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कलकत्ता नदी बंदरगाह है। कलकत्ता हुगली नदी पर है और हुगली नदी जाकर के समुद्र में ओपन हो जाता है। इसके अलावा साथियों पश्चिम बंगाल में हिल स्टेशन भी है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन यहीं पर है। और दार्जिलिंग चाय GI टैग पहला भारत का मिला था दार्जिलिंग चाय को। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा स्ट्रेटेजी है। राजधानी कोलकाता, राजकीय पशु मछली पकड़ने वाली बिल्ली है, राजकीय पशु मछली पकड़ने वाली बिल्ली। और राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर, राजकीय वृक्ष चितवन का पेड़ और राजकीय पुष्प हरसिंगार का फूल। और राजकीय भाषा हिंदी है। और हिंदी के अलावा साथियों बंगाली भाषा है, और बंगाली हमारे भारत में हिंदी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा है। अगर
पूछा जाए कि भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा क्या भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है हमारे भारत में। और बाकी साथियों, जनसंख्या जो घनत्व होता है, इस मामले में 2001 की जनगणना में पश्चिम बंगाल टॉप पर था, लेकिन 2011 की जनगणना में बिहार जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक हो गया। पश्चिम बंगाल साथियों चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला और सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है हमारे भारत में। आगे देखिएगा, एटोर गिडी महोत्सव हाल ही में कहा मनाया गया? एटोर गिडी महोत्सव पूर्वोत्तर का आदिवासी महोत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है हर साल। मई महीने में हर साल एडोर गिडी महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फोटो देखिएगा, ये एटोर एटोर फेस्टिवल है। एटोर फेस्टिवल साथ ही एटोर गिडी अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले आदि जनजाति जो होते हैं, उनका एक पारंपरिक खेती से जुड़ा उत्सव महोत्सव त्योहार है। यह हर साल मई के आसपास महीने में मनाया जाता है। तो खेती का नया मौसम, नया जो है सीजन शुरू होता है, खेती की शुरुआत का यह पारंपरिक ट्रेडिशनल एक उत्सव है साथियों, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश हमारे पूर्वोत्तर के राज्य असम से अलग होकर के बना हुआ है। और साथियों अरुणाचल प्रदेश के सीमा को सुरक्षा देने के लिए, चाइनीज से सुरक्षा देने के लिए आईटीबीपी का गठन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस रहती है, जो कि साथियों 1962 में गठित हुआ। 1962 में चाइना ने अटैक करके अरुणाचल प्रदेश के कई स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कब्जा कर लिया। इसी के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी का गठन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक जीरो हिल स्टेशन है, पर्वतीय स्टेशन है। और इसके अलावा तवांग तवांग मठ, जो बौद्ध प्रसिद्ध मठ है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में साथियों, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का राज्य हमारे भारत में कहा जाता है। अरुणाचल अरुण धन अंचल, अरुण का अंचल यानी सूर्य का अंचल। इसके अलावा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से करती है। अरुणाचल प्रदेश में उसे सियांग या दिहांग नदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? डेंगू दिवस हमारे भारत में मनाया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय डेंगू दिवस कहा जाता है। नेशनल डेंगू डे हर साल 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। डेंगू बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को। डेंगू साथियों मच्छर के काटने से फैलता है, और मच्छर कब लगता है? जब हमारे आसपास कहीं गंदगी रहती है, हमारे आसपास कभी कहीं पर भी गंदा जल जमाव रहता है, तो वहां पर मच्छर अपने लार्वा देते हैं, और लार्वा से फिर हजारों की संख्या में मच्छर होते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं। तो उसी की जागरूकता के लिए होता है साथियों नेशनल डेंगू डे 16 मई। हर साल 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को डेंगू से बचाव व रोकथाम के प्रति जागरूक करना है। डेंगू साथियों किससे होता है? एडिज एजिप्टी मच्छर से होता है। डेंगू किससे होता है? एडिज एजिप्टी मच्छर से। ये काटेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये काटेगा साथियों तो रक्त में पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स गिर जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। एडिज एजिप्टी मच्छर काटने से डेंगू बीमारी होता है, डेंगू में होता है प्लेटलेट्स गिर जाता है। कितना प्लेटलेट्स होता है? तो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख सामान्य मनुष्यों के ब्लड में प्लेटलेट्स होता है। लेकिन जब डेंगू बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए साथियों? रिकवर होने के लिए, प्लेटलेट्स ब्लड में फिर से बन जाए, उसके लिए कोशिश करिएगा। अगर किसी को भी अपने आसपास में ये बीमारी हो रहा है डेंगू, तो उसको पपीते का पत्ता सेवन करने के लिए बोलिएगा, उससे बहुत तेज रिकवरी होगा साथियों। बाकी डॉक्टर के कंसल्ट करके डॉक्टर से ही प्रॉपर मेडिसिन लेना है। और हम लोग व्यवहारिक तौर पर जानते हैं, घरेलू नुस्खा है कि प्लेटलेट्स रिकवर हो जाता है पपीते के पत्ते से। बाकी साथियों, बाकी एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए मच्छर में नर और मच्छर और मादा मच्छर में कौन काटता है? नर मच्छर और मादा मच्छर में तो मादा मच्छर सिर्फ काटती है और खून चूसती है, क्योंकि मादा मच्छर को साथियों प्रजनन करना रहता है, इस नाते उसको मनुष्य का खून चूसना रहता है। और नर जो मच्छर होता है साथियों, पुलिंग जो मच्छर होता है, वो खून नहीं चूसता, वो नहीं काटता है। उसका जीवन कैसे चलता है? उसका जीविकोपार्जन साथियों फूल से, पुष्प से चलता है। पुष्प को चूस करके उसका जीवन चलता है, मादा मच्छर को खून चूस करके उसका जीवन चलता है। बाकी मई महीने का दिवस आप देख लीजिएगा, जो साथी नए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। हम लोगों ने इसको कई राउंड पढ़ा है, इसलिए आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। सातवां प्रश्न, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा कहाँ शुरू की गई है? उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे में। महाराष्ट्र में है मुंबई, मुंबई में है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में कार्बन कैप्चर पावर प्लांट एक लगाया गया है, एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला है। इसमें होगा क्या साथियों? बहुत सिंपल सी चीज है, देखिएगा।
इसमें जो भी उद्योगों से या गाड़ी मोटर से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, उसी को पकड़ करके एक जगह सुरक्षित जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी मोटर से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, उनको एक पास कलेक्ट करके इंटीग्रेटेड करके जमीन के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। भारत में पहली बार आईआईटी बॉम्बे ने ऐसी खास सुविधा शुरू की है, जो हवा और उद्योगों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पकड़कर सुरक्षित तरीके से जमीन के अंदर जमा कर देगी। इसे क्या कहते हैं? इसे सीसीयूएस कहते हैं, यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कहा जाता है। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। तो हम आपसे 2-3 प्रश्नों की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमने कई राउंड आपको पढ़ाया, जो साथी रेगुलर पढ़ रहे हैं वो जान रहे होंगे। आईआईटी और आईआईएम की संख्या हमारे भारत में कुल कितनी है? और आईआईटी और आईआईएम भारत में 3 शहरों में, वो 3 शहर कौन-कौन से हैं? जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों है, वो 3 शहर है हमारे भारत में, वो कौन है? और भारत में आईआईटी और आईआईएम की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? जरूर क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ये साथियों खास है, क्योंकि पहली बार हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू हुआ है। इसको शुरू किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने, यानी डीएमआरसी ने इसको शुरू किया है। और डीएमआरसी दिल्ली में साथियों, तो दिल्ली में इसको ट्रायल किया गया, चलाया गया है। डीएमआरसी लॉन्चेस हाइड्रोजन पावर शटल बस। शटल मतलब होता है साथियों अप डाउन दोनों करना, जाएगा और फिर वापस आएगा, डेस्टिनी पर अपने जाएगा, गंतव्य पर जाएगा, फिर वापस भी आएगा, उसे शटल कहते हैं। यानी कि पूरा अपना राउंड अप कंप्लीट करेगा उसे। तो ये साथियों देखिएगा, दिल्ली में अब भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा शुरू हो चुकी है। इसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा चलाया जा रहा है। ये साथियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है। और जो साथी पढ़ते हैं रेगुलर, वो जान रहे हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस मौजूद है वो हाइड्रोजन ही है। हमारे सूर्य और तारों का जो ऊर्जा का स्रोत है साथियों, वो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन के तत्वों को मिला करके नाभिकीय संलयन जब होता है तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सूर्य और जो भी तारे हैं, उनका जीवन जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से चलता है। हाइड्रोजन मिल करके, 2 हाइड्रोजन मिल करके, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये मिल करके संलयन होता है, तो ये H2 हो जाता है, अर्थात कि हीलियम हो जाता है। H2 ना साथियों, ये He हो जाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो गैस है वो हीलियम ही है। और मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो ऑक्सीजन है। और अगर पूछा जाए धरती पर सबसे ज्यादा, धरती के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन है, तो नाइट्रोजन है। फिर से सुनिएगा, हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो गैस है वो हाइड्रोजन है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है। तो ये ब्रह्मांड में खूब ज्यादा मौजूद है हाइड्रोजन। तो इसको आप कलेक्ट करिए, यूटिलाइज करिए और ईंधन के रूप में प्रयोग करिए। आपको पेट्रोलियम गैस इन सब की दिक्कत का समाधान मिल जाएगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनेन मैप चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है? उत्तर हमारा होगा डी, अल्जाइमर। अल्जाइमर साथियों बुजुर्गों में होने वाला एक बीमारी है। इसके लिए अभी हाल ही में अमेरिका की एली लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने मेडिसिन बनाया, नाम है डोनेन मैप। और हमारे भारत में इसको लॉन्च भी कर दिया है। देखिएगा, न्यू ड्रग ऑन अल्जाइमर। देखिए डिटेल क्या है। अमेरिका स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली ने भारत में डोनेन मैप नामक दवा को लॉन्च कर दिया। यह अल्जाइमर की शुरुआती मरीजों के लिए एक नई तरह की मेडिसिन है साथियों। अल्जाइमर से संबंधित कुछ बातें ध्यान रखिएगा। अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये बीमारी साथियों मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बुजुर्गों लोगों में होता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, उनके याददाश्त कमजोर हो जाता है, उनका फोकस, शारीरिक संतुलन नहीं बन पाता है, उनके अंदर साथियों डोपामाइन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसके वजह से यह बीमारी होता है। इसलिए कहा जाता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियों में शामिल होंगे तो अल्जाइमर रोग से आप मुक्त पा सकते हैं। मुक्ति तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत हद तक नियंत्रण में रहेगा अल्जाइमर रोग। 10वां और अंतिम प्रश्न है, सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? तो हमारे सीबीआई के साथियों डायरेक्टर प्रवीण सूद साहब, ये फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अभी 1 साल और ये रहेंगे अपने पद पर। प्रवीण सूद साहब सीबीआई के डायरेक्टर, 1 साल के लिए और कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है, प्रवीण सूद साहब। देखिएगा,
केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब वे 24 मई 2027 तक इस पद पर रहेंगे। पहले 24 मई 2026 को रिटायर होने वाले थे। कौन? तो सीबीआई के निदेशक। तो सीबीआई का स्टैटिक जीके देखेंगे हम लोग। सीबीआई साथियों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय डीओपीटी के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मोटो आदर्श वाक्य इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी, यानी उद्योग निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। इसका इतिहास स्टैटिक जीके देखिएगा सीबीआई का। तो सीबीआई साथियों 1 अप्रैल 1941 ईस्वी को गठन होता है। तब इसका नाम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना था। और इसके लिए फिर 5 साल बाद 1946 में एक एक्ट आता है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। शुरू से समझिएगा। 1 अप्रैल 1941 को दिल्ली विशेष पुलिस नाम से एक गठन होता है संगठन का, जो 5 साल बाद 1946 में अधिनियमित हो जाता है। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के नाम से जाना जाता है। और फिर 1963 में इसे सीबीआई नाम दिया जाता है। वर्तमान नाम जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो 1963 में आता है। 1963 में जो ये नाम आता है, ये साथियों आप ध्यान रखेंगे, ये संथानम समिति की सिफारिश पर होता है। संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई अस्तित्व में आता है। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।